Hello friends, welcome back to my channel. Friends, today I came up with one more fascinating, lovely story, The Banyan Tree. This story is written by very renowned author Ruskin Bond. So friends, let's start the story. Friends, आप सबने बनियन ट्री तो देखा ही होगा, जिसे हम बरगद का पेड़ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी राइटर के बचपन यानी कि जब वह टीनेजर एज में था तब के होने वाले एक इंसिडेंट पर बेस्ड है। जब राइटर अपने दादा दादी के घर पर था, वहाँ एक बहुत ही पुराना बनियन ट्री था जिसकी ब्रांचेस पर लड़के को बैठना बहुत ही पसंद था। वह अक्सर यहाँ बैठने आया करता था। घर और मैदान मेरे दादा दादी के थे, पर यह शानदार बनियन ट्री मेरा था, क्योंकि दादाजी अब 65 वर्ष के थे और अब वे उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे। पेड़ की फैली हुई ब्रांचेस जो ज़मीन तक लटकती थी, फिर से ज़मीन में घुसकर अपनी जड़ें जमा लेती थीं और कई घुमावदार रास्ते बनाए हुए यह पेड़ मुझे बहुत ही खुशी देता था। उस पेड़ पर गिलहरी, घोंघे और तितलियां भी थीं। बनियन ट्री घर से पुराना था, दादाजी से भी पुराना, शायद देहरादून जितना पुराना था। मैंने बनियन ट्री की ब्रांचेस पर बहुत हरी भरी पत्तियों के कारण मैं आराम से वहाँ छुप सकता था और नीचे की दुनिया की जासूसी कर सकता था। मेरी पहली दोस्त एक छोटी भूरी गिलहरी थी। वह अपनी पीठ थपथपाते हुए और हवा में सूंघते हुए वह पहले मुझसे नाराज थी कि मैंने उसकी प्राइवेसी ब्रेक कर दी है, पर जब उसे यह समझ आया कि मेरे पास कोई गुलेल या एयर गन नहीं है, तब वह मुझसे फ्रेंडली हो गई। और जब मैंने उसके लिए कुछ केक, बिस्कुट के टुकड़े उसके खाने के लिए लाया, तो वह काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गई और खुद मेरी हथेली से निवाला ले करके खाने लगी। मेरी जेब में वह बड़े ही आराम से रहा करती थी। जो कुछ भी उसे मिल सकता था मेरी जेब के अंदर से, वह ले लेती थी, वरना मैं ही उसकी मदद कर देता था। वह एक बहुत ही छोटी सी गिलहरी थी और उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने शायद उसे एक इंसान पर भरोसा करने के लिए मूर्ख और ठगी मान लिया था। स्प्रिंग सीजन में जब बनियन ट्री पर रेड कलर की अंजीर लग जाती थी, तब सभी तरह की चिड़ियाँ उसकी टहनियों पर आकर के बैठ जाती थीं। लाल तल वाली बुलबुल, हंसमुख और लालची तोता मैना और कौवे आपस में झगड़ते रहते थे। अंजीर के मौसम के समय गार्डन में बनियन ट्री सबसे ज़्यादा शोर वाली जगह बन जाता था। पेड़ की आधी ऊंचाई तक मैंने एक कच्चा चबूतरा बनाया था, जहाँ मैं दोपहर का समय बिताता था। तब वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं थी। मैं कमरे से गद्दा लेकर पेड़ पर चढ़ जाता और पेड़ की मोटी शाखा और पेड़ के तने के सहारे वहाँ पर गद्दा बिछाकर ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल जैसी कुछ किताबें मैंने वहाँ रखी और उन्हीं किताबों से मैंने अपनी बनियन ट्री लाइब्रेरी बनाई। और जब मेरा मन पढ़ने का नहीं होता था, तो मैं पेड़ पर चढ़कर पत्तों के बीच से नीचे की दुनिया को देखा करता था। और एक दिन दोपहर को मैंने बहुत ही अद्भुत भारतीय क्लासिक जानवर नेवले और सांप की लड़ाई का भव्य रोमांचित सीन देखा। आने वाली गर्मी की गर्म हवाओं ने माली सहित सभी को दोपहर में घर के अंदर भेज दिया था। मैं आधी नींद में था
और मैं यह सोच रहा था कि मुझे तालाब में जाना चाहिए और रामू और भैंसों के साथ तैरना चाहिए। तभी एक काला कोबरा कैक्टस की झाड़ी के पीछे से निकला और उसी समय एक नेवला भी झाड़ियों से निकला और कोबरा के पास पहुंच गया और बरगद के पेड़ के नीचे वे दोनों आमने सामने एक जगह पर आ गए जहां तेज धूप पड़ रही थी। कोबरा केवल इतना ही जानता था कि 3 फीट लंबा ग्रेव नेवला एक बहुत ही अच्छा लड़ाकू, चतुर और आक्रामक था, लेकिन कोबरा भी एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड अटैकर था। वह तेजी से आगे बढ़ सकता था और प्रकाश की गति से प्रहार कर सकता था और उसके लंबे नुकीले नुकीले दांतों के पीछे एक थैले घातक जहर से भरे हुए थे। यह लड़ाई दो चैंपियंस के बीच में होनी थी। हिस की जोर से आवाज करते हुए उसकी कांटेदार जीभ अंदर से बाहर की ओर निकल रही थी। कोबरे ने अपनी 6 फीट की बॉडी के आगे वाले हिस्से को जमीन से उठा दिया था और कोबरे ने अपने फैंक्स को फैला दिया था पूरी तरीके से। तभी नेवले ने अपनी पूंछ झाड़ी। उसकी रीढ़ पर लंबे लंबे बाल खड़े हो गए थे। हालांकि दोनों फाइटर्स मेरी पेड़ पर मौजूदगी से अनजान थे। उन दोनों को जल्द ही 2 अन्य दर्शकों के आने के बारे में पता चला। एक मैना थी, दूसरा पक्षी कौवा था। उन दोनों ने युद्ध की इन तैयारियों को देखा था और परिणाम देखने के लिए कैक्टस के झाड़ पर बैठ गए थे। वे दोनों फाइटर्स यह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे। कोबरा बचाव की मुद्रा से खड़ा हो गया। धीरे धीरे अगल बगल से लहराता हुआ नेवले को झूठी चाल चलने के लिए हिप्नोटाइज मंत्रमुग्ध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेवले ने अपने ओपोनेंट प्रतिद्वंदी की शीशे जैसी बिना कांपते हुए आंखों की पावर को जानता था और इसी वजह से उन आंखों से वह किसी तरीके से मेल मिलाप नहीं रखना चाहता था। इसके बजाय उसने कोबरे के हुड के ठीक नीचे एक बिंदु पर अपनी नज़र टिका दी और हमला शुरू कर दिया, तेजी से आगे बढ़ते हुए, जब तक कि वह कोबरा की पहुंच के भीतर नहीं था। तभी नेवले ने एक तरफ होने का नाटक किया। तुरंत कोबरे ने फन मारा। उसका बढ़ा हुड इतनी तेजी से नीचे आया कि मुझे लगा कि नेवले को अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वह छोटा नेवला बड़ी ही फुर्ती से एक तरफ कूद गया और कोबरे की तरफ तेजी से आगे बढ़ा और सांप की पीठ पर काट कर फिर से उसकी पहुंच से बाहर हो गया। और जैसे ही कोबरा अटैक करने को हुआ, कौवा और मैना ने उस पर आकर अटैक किया, केवल बीच हवा में आपस में जोर से टकराने के लिए। एक दूसरे का अपमान करते हुए वे कैक्टस के पौधे पर लौट आए। कोबरा की पीठ पर खून की कुछ बूंदें चमक उठी और कोबरे ने फिर से डसना चाहा और चूक गया। फिर से नेवला एक तरफ उछला, अंदर कूदा और थोड़ा सा अंदर। पक्षियों ने फिर से सांप पर गोता लगाया और आपस में एक दूसरे से टकराए और सेफ्टी के लिए कैक्टस के झाड़ पर चिल्लाते हुए लौट गए। इस बार तीसरी बार था, पहले की तरह, पर एक नाटकीय अंतर के साथ अनुसरण किया गया। कौवा और मैना, जो अभी भी इस एक्टिविटी में भाग लेने के लिए तैयार थे, उन्होंने कोबरे के ऊपर गोता लगाया, लेकिन इस बार वे एक दूसरे के साथ टकराए ही नहीं। मैना उड़ गई और अपने घोंसले पर जाकर बैठ गई, पर कौवा हवा में अपने आप को उड़ाने की कोशिश करते हुए पीछे
जैसे ही मुड़ा तभी सांप ने अपना फन पीछे की ओर तेजी से करके आगे की ओर शक्ति के साथ कौवे पे प्रहार किया, कौवे के बैक बॉडी पार्ट पर। तभी लड़के ने पेड़ से देखा कि वह कौवा कुछ दूर लगभग 20 फीट तक उड़ा। वह कुछ देर तक हिलता डुलता रहा, फिर लेट गया। मैना कैक्टस के पौधे पर अब भी थी और फिर सांप और नेवला लड़ाई के लिए लौट आए और फिर से यह फैसला लिया गया कि कोई उन दोनों की लड़ाई के बीच में नहीं आएगा। कोबरा कमज़ोर हो रहा था और नेवला निडर होकर कोबरे के पास चलते हुए गया। तभी कोबरे ने डरावनी आवाज़ निकाली और इधर उधर हो गया और यहाँ तक कि नेवले को जकड़ लिया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि छोटा नेवला सांप के साथ तब तक चिपका रहा जब तक कि सांप ने संघर्ष करना बंद नहीं किया। फिर नेवले ने सांप की थरथराती लंबाई के साथ उसका फन भी काफ़ी अच्छे से पकड़ लिया और सांप को झाड़ियों में खींच कर ले गया। तभी मैना सावधानी से ज़मीन पर आई और इधर उधर कूदने के बाद सुरक्षित दूरी बना कर के झाड़ियों के बीच में झांकी। उसने देखा और नेवले को बधाई देते हुए तीखे स्वर से वह उड़ने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।